कोई कार्य इसलिए मत करो क्योंकि तुम लोगों के समक्ष स्वयं को साबित करना चाहते हो, बल्कि इसके लिए करो क्योंकि उसे करने से तुम आनंदित होते हो। कहने का मतलब यह है कि कोई भी काम आपको इसलिए नहीं करना है कि आप किसी के सामने स्वयं को अच्छा साबित कर सके, बल्कि इसलिए करना है क्योंकि उस काम को करने से आपको आनंद मिलता है, खुशी की प्राप्ति होती है। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन घर में बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं राहुल पटेल सर एक बार आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल RKCI अकेडमी में मिलता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे अकेडमी द्वारा आपके लिए फ्री ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जो स्पेशली 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संपूर्ण सेशन को। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि आप इस वीडियो की जो लिंक है वो उन अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है कि यदि आप मेरी ये 15 से 20 वीडियो भी देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में 100% अंक आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट सेशन। तो इसके पहले हमने एक सेशन में डिस्कस कर लिया था द फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश जो बुक है उसके प्रोज क्वेश्चन। तो हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपको डिस्कस करा दिया था। चैप्टर 1 में हमने आपको बताया था लेटर टू गॉड, और चैप्टर 2 में हमने आपको बताया था द नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आज हम आपके लेके आए हैं चैप्टर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 को। चैप्टर 3 में आपको 2 पार्ट दिए हुए हैं। 1 मिनट। चैप्टर 3 में आपको 2 पार्ट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 3 के पार्ट ए की। तो चैप्टर 3 का जो नाम है वो है 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग के बारे में 2 स्टोरी। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की, हिज फर्स्ट फ्लाइट। जैसा कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी समरी बता दूं कि यह जो एक स्टोरी है वो एक छोटे से सीगल के बारे में है। वो उड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उड़ नहीं पाता है। तो उसके पेरेंट्स उसको डिस्करेज करते हैं और थोड़ा सा बाद में मोटिवेट करते हैं कि भाई कैसे उड़ोगे, आप क्या करोगे। तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिमोटिवेट होता है, लेकिन लास्ट में उसको ऐसी कंडीशन बना दी जाती है कि उड़ने के लिए क्या हो जाता है, बेबस हो जाता है। और यही उसकी क्या होती है, फर्स्ट फ्लाइट होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में किस टाइप से क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बॉय वाज द यंग सीगल। 1 मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन है बॉय वाज द यंग सीगल अफेयर्ड टू फ्लाई, कि वो छोटा सा सीगल था, वो उड़ने से क्यों डरा था। द यंग सीगल वॉज अफेयर्ड टू फ्लाई, इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको लर्न करना है यहाँ से बिकॉज ही थॉट डेट हिज विंग्स वुड नेवर हेल्प हिम टू फ्लाई। उसको ये लग रहा था कि मेरी जो पंख है वो कभी मेरी उड़ने में हेल्प नहीं करेंगे, इसलिए उड़ने से क्या हो रहा था, डर रहा था। और आपको याद रखना है जब कभी भी आपसे वाई से क्वेश्चन किया जाता है ना तो आपको उसका आंसर बिकॉज से देना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो इसको एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 1 मिनट। ध्यान से देखें, वाई वाज द यंग सीगल अफेयर्ड टू फ्लाई, कि जो छोटा सीगल उड़ने से क्यों डर रहा था। तो आंसर में आपको लिखना है द यंग सीगल वॉज अफेयर्ड टू फ्लाई, इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको याद करना है बिकॉज से, बिकॉज ही थॉट डैट, उसको लगता था हिज विंग्स वुड नेवर हिम टू फ्लाई, कि उसके जो पंख है उसको उड़ने में हेल्प नहीं करेंगे, इसलिए वो उड़ने से क्या हो रहा था, डर रहा था। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। 1 मिनट। सेकंड क्वेश्चन जैसा कि इसमें दिया हुआ है। 1 मिनट। व्हाट कंपेल द यंग सीगल फाइनली फ्लाई, कि उसने अपनी फाइनली उड़ान कैसे भरी, या उसने अपनी जो फाइनली उड़ान कैसे भरी। तो इसमें लिखा हुआ है हिज हंगर फॉर फूड कंपेल द यंग सीगल फाइनली फ्लाई, खाने की भूख ने, खाने की दौड़ ने उसने क्या बना दिया, मतलब उसकी पहली उड़ान भरने के लिए व्यवस्था कर दिया। इसमें लिखा भी है हिज हंगर फॉर फूड कंपेल द यंग सीगल फाइनली फ्लाई। तो यहाँ पे केवल आपको लर्न करना है इसमें हिज हंगर फॉर फूड, कि उसकी भूख ने उसे उड़ने के लिए क्या कर दिया, बेबस कर दिया, इससे उसने पहली उड़ान भरी। ठीक है ना। बाकी पूरे क्वेश्चन में दिया हुआ द यंग सीगल फाइनली फ्लाई। ओके, चलिए अब चलते हैं पार्ट बी की ओर। पार्ट बी जो भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर में, और इस बार भी 100% संभावना है इससे क्वेश्चन आने की। 1 मिनट। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं पार्ट बी द ब्लैक एरोप्लेन। जो पार्ट बी है द ब्लैक एरोप्लेन,
ये भी एक नरेटर के बारे में दिया हुआ है, जो वो अपना एक उसका पायलट होता है, वो डकोटा L1 को चला रहा होता है, डकोटा डकोटा NS-03 को चला रहा होता है, लेकिन वो क्या होता है कि एकदम से तूफान में फंस जाता है। अब उसको लगता है कि मैं अपने जहाँ वो डेस्टिनी में पहुँचना चाहता है कि वहाँ कैसे पहुँचूँ। फिर वो एक पेरिस कंट्रोल में कॉल करके पूछता है कि भाई क्या किया जाए। तो कुछ समय बाद क्या होता है कि मौसम ख़राब होने की वजह से उसके जो पूरे इंस्ट्रूमेंट हैं वो ख़राब हो जाते हैं, है ना। इस टाइप से पूरी स्टोरी दी गई हो। बाद में उसे एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है और उसी को फॉलो करके वो अपनी डेस्टिनी तक पहुंच जाता है। उसका ड्रीम होता है इंग्लैंड पहुंचना और वहाँ पे इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट सेशन को और पार्ट बी को, जिसमें महत्वपूर्ण हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, द ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लू इनटू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। कि नरेटर को उस एक्सपीरियंस को बताना है कि जब उसने तूफानों में एरोप्लेन को उड़ाया। चलिए तो देखते हैं। एज द नरेटर एंटर्ड हिज एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, जैसे ही उसने एंटर किया अपने एरोप्लेन को तूफानों के साथ, इवन एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, तो उसको सब कुछ क्या दिखाने लगा, ब्लैक, काला पड़ गया। इट वॉज इम्पॉसिबल हिम टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। अब वो एरोप्लेन के बाहर भी नहीं देख पा रहा था, वो एरोप्लेन के बाहर भी नहीं देख पा रहा था, है ना, एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड द एयर। अब जो वो एरोप्लेन था उसका वो क्या करने लगा, जंप करने लगा और ट्विस्टेड, हवा में यहाँ वहाँ उछलने लगा। हिज कम्पॉक्स वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, उसका जो कम्पॉक्स था वो क्या हो, टर्निंग होने लगा, राउंड एंड राउंड, चारों तरफ घूमने लगा। एंड इंस्ट्रूमेंट वर ऑल्सो डेड, उसके जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी क्या हो गए थे, डेड हो गए थे, बुरी तरह से क्या हो गए थे, मृत हो गए थे। ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। एज द नरेटर एंटर्ड हिज एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, जैसे ही वह एरोप्लेन को तूफानों में एंटर करता है, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, उसको सब कुछ काला दिखाई देता है, ब्लैक हो जाता है। इट वॉज इम्पॉसिबल हिम टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, अब वो एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नहीं देख पाता है। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड द एयर, जो वो एरोप्लेन होता है वो हवा में क्या ट्विस्टेड करने लगता है, जंप करने लगता है। हिज कम्पॉक्स वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, उसका जो कम्पॉक्स है वो चारों ओर टर्निंग करने लगता है, राउंड एंड राउंड। एंड इंस्ट्रूमेंट वर ऑल्सो डेड, उसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, डेड हो चुके होते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जब नरेटर एरोप्लेन को तूफान में एंटर कराता है तो वहाँ पे सडनली सब कुछ क्या होता है, ब्लैक हो जाता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन फिर भी अब उसके लिए इम्पॉसिबल होता है एरोप्लेन से बाहर देखना, और उसका जो पुराना एरोप्लेन होता है वो जंप करने लगता है और ट्विस्टेड हवा में क्या होने लगता है, उछलने लगता है। उसका जो कम्पॉक्स होता है, कम्पॉक्स का मतलब होता है टू शो द डायरेक्शन बताता है, तो वो भी राउंड राउंड घूमने लगता है, और उससे जो अदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, अंत खराब हो जाते हैं। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपको ध्यान से याद करना है। यदि इस क्वेश्चन को 2 नंबर में आता है तो आपको यहाँ तक लिखना है बस, एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन तक, और यदि पूरा 3rd नंबर में आता है तो आपको उसको पूरा लिखना पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन है ये 2022 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो थोड़ा आप इसको ध्यान से प्रिपेयर करें। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। What made the woman in the control center look at the narrator strangely? कि उस वुमेन को क्या होता है जो नरेटर को एकदम से देख रही होती है या उसको देखकर सोच रही होती है। तो लिखा है when the narrator as the woman of the control center about the other aeroplane, जैसे ही वह वुमेन उसको देखती है about the other black aeroplane and its pilot, अब वो व्यक्ति पूछता है उससे, उस वुमेन से, कि मेरे पास जो अदर एरोप्लेन था वो कौन था। तो सी लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली, तो वो उसे क्या देखती, स्ट्रेंजली मतलब होता है थोड़ा सा ध्यान से देखना और आश्चर्यता के साथ देखना। एज देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन इन टू द स्टॉर्म, वो क्या बोलती है कि आपके पास कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था। एक्सपेक्ट इन हिज प्लेन वॉज फ्लाइंग, वो बोल रही है कि जब आप प्लान उड़ा रहे थे, जब आप प्लेन को उड़ा रहे थे तो आपके पास कोई अदर ब्लैक एरोप्लेन नहीं था, वो आपका केवल क्या था, वहम था, इसलिए वो उसको ध्यान से देख रही होती है। ठीक है, और इसको आप आंसर लिखेंगे कैसे, तो आप इसको इस टाइप से लिखेंगे, व्हेन द नरेटर एज द वुमेन कंट्रोल सेंटर, इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अबाउट द अदर ब्लैक एरोप्लेन एंड इट्स पायलट, जब वो व्यक्ति अदर ब्लैक एरोप्लेन के बारे में, पायलट के बारे में पूछता है, तो सी लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, सी लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली, तो वह तो बहुत ध्यान से देख रही होती है। एज देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन इन स्टॉर्म, और वह उसे बताती है कि यहाँ पे कोई दूसरा अदर एरोप्लेन नहीं था।
एस्पेक्ट इन हिज प्लेन वॉज फ्लाइंग। जब आप प्लेन उड़ा रहे थे तो उस टाइम पर यहाँ पे कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि इसमें दिया हुआ है, व्हाट रिस्क डिड द नरेटर पायलट डिसाइड टू टेक। क्वेश्चन मार्क आना था कि जो नरेटर होता है उसने कौन सा रिस्क लेने की सोची। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है, द पायलट डिसाइडेड टू टेक द प्लेन थ्रू द डार्क क्लाउड। उसने सोचा कि मैं प्लेन को काले बादलों में ही उड़ाऊंगा, है ना। तो इसमें देखो आपको बस ये याद रखना है, यहाँ पे जैसे डिड लिखा है तो डिड की यहाँ पे आपको डिसाइडेड कर देना है। यहाँ पे डिसाइड का क्या हो जाएगा, डिड लगा हुआ है तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, द पायलट डिसाइडेड टू टेक द प्लेन थ्रू द डार्क एरोप्लेन थ्रू द डार्क क्लाउड। उसने निर्णय लिया, उसने डिसाइड किया कि वो एरोप्लेन को इस काले बादलों में ही उड़ाएगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि इसमें दिया हुआ है, आई विल टेक द रिस्क, कि मैं रिस्क लूंगा। तो व्हाट इज रिस्क, वो रिस्क क्या था, और व्हाट डज द नरेटर टेक इट, नरेटर ने या फिर नरेटर उस रिस्क को क्यों लेता है या वो क्या रिस्क लेता है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसका आंसर देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, द रिस्क इज टू फ्लाई थ्रू द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स। उसने रिस्क लिया था कि वो अपने एरोप्लेन को काले बादलों के समक्ष उड़ाएगा। द नरेटर इज द पायलट ऑफ डकोटा एरोप्लेन। वो पायलट था किसका, डकोटा एरोप्लेन, डकोटा NS055। क्या था, वो पायलट था। ही टेक्स द रिस्क, उसने रिस्क लिया बिकॉज ही इज ड्रीमिंग टू स्पेंड हिज हॉलीडे, क्योंकि उसका ड्रीम था अपने छुट्टियों को बिताने का विथ हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। एंड ही वांट्स टू एंजॉय अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और वो जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट था उसको एंजॉय करना चाहता है, इसलिए उसने क्या लिया, रिस्क लिया। चलिए एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, द रिस्क इज टू फ्लाई थ्रू द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स। उसने रिस्क लिया कि काले घने बादलों में वो अपने एरोप्लेन को उड़ाए। द नरेटर इज द पायलट ऑफ डकोटा एरोप्लेन। वो किसका पायलट था, डकोटा जो DS055 था उसका वो पायलट था। ही टेक्स द रिस्क, उसने रिस्क लिया बिकॉज ही इज ड्रीमिंग टू स्पेंड हिज हॉलीडे विथ हिज फैमिली, क्योंकि उसका ड्रीम था कि वो अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे को स्पेंड कर सके। एंड ही वांट्स टू एंजॉय अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और वो गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट को एंजॉय करना चाहता था, इसलिए उसने क्या लिया, रिस्क लिया। ठीक है। अब बात करते हैं अंतिम 3 क्वेश्चन की। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 4 को, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। इसमें एक छोटी सी बच्ची की जो उसने डायरी मेंटेन करती है उसके बारे में बताया गया है, और बताया गया है कि आपके जीवन में डायरी का क्या महत्व है। और ये डायरी उसने कब लिखी थी, जब उसकी फैमिली उसके पापा के ऑफिस में छिपी हुई थी, है ना। उस टाइम पे वो बच्ची अपने आप को हताश निराश पा रही थी, तो उसी के लिए उसने एक डायरी मेंटेन की और उसने अपने उस डायरी में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किया। इस टाइप से स्टोरी की थोड़ी समरी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि इसमें दिया हुआ है, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, कि जो एनी है वो अपने पास डायरी क्यों रखती थी। एनी वांट टू कीप अ डायरी बिकॉज सी हैज़ नो एनी इंटीमेट फ्रेंड। वो अपने पास डायरी इसलिए रखती थी क्योंकि उसका कोई इंटीमेट या कोई पर्टिकुलर फ्रेंड नहीं था। whom सी could शेयर हर डिज़ायर, जिससे वो अपनी इच्छाएं व्यक्त कर सके। 1 मिनट। एनी वॉन्ट टू अ डायरी बिकॉज सी हैज़ नो एनी इंटीमेट फ्रेंड। उसे कोई भी इंटीमेट फ्रेंड नहीं थे। whom सी could शेयर हर डिज़ायर, जिससे वो अपने डिज़ायर को, अपनी आशाओं को, अपनी इच्छाओं को शेयर कर सके। ठीक है। इसलिए वो क्या करती थी, सो ही मेंटेन द डायरी, वो डायरी को मेंटेन करती थी, है ना। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया हुआ है, व्हाई डज एनीथिंग सी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। एनी को ऐसा क्यों लगता था कि जो लोग होते हैं उनसे ज़्यादा पेशेंस पेपर में होता है, जो पेपर होता है उनसे ज़्यादा पेशेंस किस में होता है, लोगों में होता है। सॉरी, जो लोग होते हैं उनसे ज़्यादा पेशेंस पेपर में होता है, या फिर जो पेपर होता है उनसे जो पेपर में पेशेंस होता है उतना लोगों में नहीं होता है। तो इसमें लिखा है एनी, यहाँ पर डबल एन आएगा। एनी हैड नो फ्रेंड, एनी के पास कोई दोस्त नहीं था। हु वुड लिसन टू हर पेशेंस, जो उससे पेशेंस से सुन सके। सो सी वॉन्टेड टू कन्फाइड इन हर डायरी देन अ पीपल, इसलिए वो कन्फाइड करती है, वो बताती है कि जो पेपर होते हैं उनसे ज़्यादा
या फिर वो लोगों को कन्फाइड करती है, उनको बताती है कि लोग हमें हताश करने आते हैं, लोग हमारी फीलिंग को नहीं समझते हैं, इसलिए वो क्या मेंटेन करती थी, डायरी रखती थी अपने पास। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 1 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। जब मतलब एनी फ्रैंक जब डायरी लिख रही थी उसके लिए वो एक नया अनुभव क्यों था, वो एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था, है ना, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइटिंग इन अ डायरी मेक्स अवर स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक, इतना आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। नॉट ओनली, तो इसमें लिखा है नॉट ओनली बिकॉज सी हैज़ नेवर राइटिंग एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो नॉट एनली फ्रैंक, तो नॉट ओनली बिकॉज सी हैज़ नेवर राइटिंग एनीथिंग, इसके पहले उसने कुछ नहीं लिखा था। बिफोर वट ऑल्सो बिकॉज इट सीम टू हर डेट लेटर ऑन नाइदर सी नोर एनीथिंग इट विल बी इंटरेस्टेड, और वो इसलिए इसको लिखना चाहिए थी क्योंकि उसको मालूम था कि इसके पहले उसको किसी भी चीज़ में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, तो वो अपने इंटरेस्ट को जागने के लिए धीरे धीरे क्या उसने मेंटेन की, डायरी मेंटेन की, और इसलिए उसको यह एक नया एक्सपीरियंस बताया गया है कि उसका एक क्या था, एक नया अनुभव था डायरी को मेंटेन करना। ठीक है ना। चलिए एक बार फिर मैं इसको समझा दे रहा हूँ। राइटिंग इन अ डायरी मेक्स अवर स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनली फ्रैंक, इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। नॉट ओनली से आपको लर्न करना है। नॉट ओनली बिकॉज सी हैज़ नेवर राइटिंग एनीथिंग, इसके पहले उसने कुछ नहीं लिखा था। बिकॉज वट ऑल्सो बिफोर वट ऑल्सो बिकॉज इट सीम टू हर डेट, इसलिए उसे लग रहा था लेटर ऑन नाइदर सी नॉर एनीथिंग एल्स विल बी इंटरेस्टेड, कि कोई भी चीज़ में उसे इंटरेस्ट नहीं होगा, इसलिए उसका या फिर नया अनुभव था डायरी लिखने का। ठीक है। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच लैंग्वेज डिड एनी रोट अ डायरी, कि एनी ने अपनी डायरी किस लैंग्वेज में लिखी, तो सी रोट द डायरी इन डच लैंग्वेज, उसने अपनी जो डायरी लिखी वो किस लैंग्वेज में लिखी, डच लैंग्वेज में लिखी। कभी कभी आपसे टेक द राइट आंसर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एनी रोट हर डायरी इन डच लैंग्वेज, तो डच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, कुछ भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन क्या फिलअप करना पड़ेगा, डच लैंग्वेज। ठीक है। तो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किए चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, और इसके पहले भी मैं एक वीडियो हिज फर्स्ट फ्लाइट प्रो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर बना चुका हूं, तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। और जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी अकेडमी द्वारा आपके लिए फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, जो आपके 2020 और 2023 और 24 एग्जाम के लिए जो 10th और के बोर्ड एग्जाम होने जा रहे हैं, स्पेशली इंग्लिश के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। वहाँ पे इंग्लिश और उससे कुछ ग्रामर के टॉपिक्स कवर किए गए। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया हो। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो 10वीं और 12वीं के एग्जाम। मिलते हैं आने वाले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।